सुप्रभात बच्चों, आज सब कैसे हैं। अब आज फिर दोबारा से हम पाठ 12 हिंदी वसंत भाग 1 से संसार पुस्तक है नामक पाठ पढ़ रहे थे। भाग 1 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री को पत्र लिखते हैं और बताते हैं कि यह उस समय का सबसे सरल और सस्ता साधन था कि अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का। और जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी को बताते हैं कि मैंने इरादा कर लिया है कि मैं अब पत्रों के माध्यम से तुम्हें देशों की विभिन्न देशों की छोटी छोटी कथाएं लिखकर बताऊंगा। और आज इस पत्र में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा जी को दुनिया के बारे में बताने का निश्चय किया है कि ये दुनिया है जो ये किस प्रकार से प्रारंभ हुई और किस प्रकार से इसका विकास हुआ, कैसे मनुष्य आया, कैसे पशु पक्षी आए और क्या कारण था कि पहले जीवन नहीं था। मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था कि जानदार शब्द का क्या अर्थ है। जानदार शब्द का अर्थ है सजीव चीजें। सजीव पेड़ पौधे सांस लेते हैं तो वो क्या है, सजीव है। पशु पक्षी मनुष्य जो चीजें सांस लेती, लिविंग थिंग्स जिसको आप बोलते हो, उसे जानदार चीजें कहते हैं। तो उसने कहा कि अगर हम इस बारे में सोचें कि आज देखो हम सारी दुनिया को अपने सामने देखते हैं तो उसमें क्या हमें महसूस होता है कि पहले कुछ भी नहीं था, अब तो सब कुछ है, पहले कुछ भी नहीं था। तो हमें सोचकर कैसा लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम विज्ञान से संबंधित किताबें पढ़ें और जानकारियां प्राप्त करें, पहाड़ों की जानकारियां प्राप्त करें, पशु पक्षियों के पुराने कंकाल हैं जो हमें मिले हुए हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करने पर हमें पता चला है कि एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था। तो बच्चों चलो आगे अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। तुम इतिहास की किताबों में भी पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता। कि अब इतिहास पढ़ने की बात कहता है कि तुम ये सारी चीजें इतिहास में पढ़ सकती हो, लेकिन एक बात सोचने की है, जब मनुष्य था ही नहीं तो किताबें लिखेगा कौन, किताबें किसने लिखी होंगी। तब हमने उस जमाने की बातें हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो। तो अब हमें ऐसा महसूस होता है कि जब उस समय में मनुष्य नहीं था तो किताबें किसने लिखी होंगी। तो अब क्या है, हमें उस समय की जो बातें हैं कैसे मालूम होंगी। यह तो नहीं हो सकता था कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें, कि अब यह बिल्कुल नामुमकिन था कि हमने बैठे बैठे ही सारी बातें सोच ली हों। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। कि यह नहीं है, वैसे तो यह एक बड़े मजे की बात होती कि हम कोई भी कहानी गढ़ लेते यानी बना लेते या लिख लेते कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। कि खुशी की बात यह है कि कुछ उस समय की कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे सामने हैं और शायद वो चीजें किताबों में लिखी ना जा सके। आपने सुना होगा, देखा होगा कि वहां पर हिस्ट्री में आप पढ़ भी रहे होंगे कि जो हमें अवशेष मिले हैं, अवशेष जैसे कोई भी बिल्डिंग की पुरानी गिर गई और उसका जो कुछ हिस्सा था उससे उसका शोध किया गया, उसको जांचा गया कि किस प्रकार से कितने वर्ष पुरानी है। पशुओं की, पक्षियों की, मानवों की हड्डियों की जांच की गई कि कितने वर्षों तक पुरानी हो सकती है। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी किताबें, कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। कि वह कहता है कि ये जो पहाड़ हैं, समुद्र हैं, सितारे हैं, नदियां, जंगल, जानवरों की जो पुरानी हड्डियां हैं, इनसे हम पुराने समय की बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने वर्ष तक पुराने हैं। और ये चीजें हमें दुनिया का पुराना हाल बताती हैं कि दुनिया जो हमारी दुनिया है वो कितनी पुरानी थी, उसका पुराने समय में क्या इतिहास रहा है, कैसी थी वो, इन सब के बारे में बताती हैं। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। अगर तुम दुनिया के बारे में सारा जानना चाहती हो तो यह नहीं है कि तुम केवल
दूसरों की लिखी हुई किताबों को ही पढ़ लोगी और तुम्हें पता लग जाएगा। लेकिन उसका एक असली तरीका यह है कि हम इस संसार रूपी पुस्तक को, उसने क्या कहा है, संसार को पुस्तक बना दिया है। अगर हम इस संसार रूपी पुस्तक को स्वयं पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह कैसी दुनिया है, किस प्रकार इसका जन्म हुआ है। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उसका हाल जानना सीख जाओगी। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम पहाड़ों और पत्थरों के बारे में पढ़ोगी, उनके बारे में जांच करोगी, तो थोड़े दिनों में ही तुम उनके बारे में जान जाओगी कि वो कितने वर्ष पुराने हैं, कैसे हैं, कहाँ से आए। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कि अब वह कहता है कि कितने मजे की बात है कि अगर तुम क्या है, एक रोड़े को सड़क की बराबर में, आपने सड़क बनी है, रास्ते में सड़क बन रही है, जा रहे हो, देखा ना कि सड़क पर जो पत्थर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो कहाँ से आए। या फिर आप कभी हिल स्टेशन में गए तो पहाड़ के नीचे आपने देखा होगा छोटे छोटे तलहटी में पहाड़ के पास छोटे छोटे पत्थर गिरे हुए होते हैं। तो वो पहाड़ के पत्थर है, वो कहाँ से आए, किस प्रकार बने। तो तुम्हें यह मानना चाहिए कि जो संसार रूपी पुस्तक है, पहाड़ का जो छोटा सा पत्थर है, वो उस संसार रूपी पुस्तक का एक पृष्ठ है। पृष्ठ यानी पेज है। शायद उसमें तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए और तुम्हें पता चल जाए कि जो पत्थर है वो कैसे आया, कहाँ से आया, और तुम उसके बारे में नई बात को जान लो। शर्त यही कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो, लेकिन शर्त यह है, यह बात आपको माननी पड़ेगी, तुम्हें उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करनी होगी। कोई जबान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होती है। कोई जबान यानी कोई भी भाषा सीखने के लिए, कौन कौन सी भाषाएं, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी, कोई भी भाषा अगर हम सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसके अक्षर सीखने होंगे। अक्षर यानी वर्ण, उसकी वर्णमाला सीखनी होगी। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे कि उसी प्रकार से तुम्हें क्या करना होगा, पहले प्रकृति के अक्षर यानी जो हमारी जो नेचर है उसके वर्ण क्या क्या है, कि वर्ण उसका छोटा रूप क्या क्या है, उसे पहले तुम्हें सीखना होगा। अगर बच्चों हम जिस प्रकार भाषा को सीखते हैं उसके लिए हमें वर्ण सीखने पड़ते हैं, उसी प्रकार अगर हम दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं उससे पहले हमें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे। प्रकृति यानी जो नेचर है हमारे पास, उसके वर्ण क्या हो सकते हैं, नदियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, सभी चीजों के बारे में हमें जानना होगा, तभी हम प्रकृति को ठीक प्रकार से पढ़ सकेंगे। तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब में से पढ़ सकोगी। कि जब तुम प्रकृति के बारे में जानोगी, प्रकृति के अक्षरों को सीख लोगी, तो तब ही तुम पहाड़ों की और पत्थरों की कहानी और किताबों की कहानी को पढ़ सकोगी या समझ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? कि जब शायद मैं मानता हूँ कि शायद तुम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानती हो। अगर आप एक चमकीले रोड़े को देखती हो तो क्या आपके मन में यह सवाल उत्पन्न नहीं होता, क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता कि वह कहाँ से आया, किस प्रकार से आया, यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदुरे किनारे या कोने क्या हुए। कि आपने देखा होगा सड़क पर जो पत्थर गिरे हुए हैं वो क्या होते हैं, कहीं से किसी के कोना निकला हुआ होता है, खुरदरे होते हैं, लेकिन कई बार आप उन्हीं पत्थरों में क्या पाओगे, कोई सा चिकना रोड़ा होता है, और हमें क्या करते हैं, उसी को उठा लेते हैं, देखते हैं, संभालते हैं। तो क्या वह ये नहीं बताता कि उसके कोने कहाँ गए, किस प्रकार से वह इतना चिकना हो गया। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। अगर तुम्हें कभी कोई अवसर मिल जाए तो तुम क्या करो, एक चट्टान को तोड़ डालो और देखो कि सारे टुकड़े क्या मिलेंगे, खुरदरे मिलेंगे। कोई ज्यादा नुकीला होगा, कोई कम नुकीला होगा, लेकिन टुकड़े सारे खुरदरे ही निकलेंगे। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया। लेकिन यह सोचने की बात है कि जो तुमने जो गोल और चमकीला रोड़ा जो प्राप्त किया है वह कैसे गोल हो गया और इतना चमकीला भी कैसे बन गया है।
अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। अगर तुम्हारी आंखें देखना चाहती है और कान सुनना चाहते हैं तो तुम उस रोने से ही उसकी कहानी सुन सकती हो। अर्थात तुम्हारे अंदर जानने की इच्छा होगी कि यह कैसे गोल और चिकना हो गया। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद तुम बहुत दिन गुजरे हो, वह भी चट्टान का एक टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह जिस उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। कि वह बताएगा कि किस प्रकार से वह भी पहले, बहुत समय पहले क्या था, चट्टान का एक टुकड़ा था। और जिस प्रकार तुमने चट्टान तोड़ी और उससे जो टुकड़े निकले क्या थे, नुकीले और खुरदरे थे, वह भी ऐसा ही था। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में, यानी पहाड़ के पास पड़ा हुआ होगा, पहाड़ के आंचल में पड़ा हुआ होगा। लेकिन क्या हुआ, कभी बारिश हुई या नदी का पानी आया तो वह उस पानी के साथ बहकर छोटी घाटी में चला गया। आपने देखा होगा ना, पहाड़ों में क्या होती है, गहरी गहरी खाइयां भी होती है, उन्हें घाटियां कहते हैं। और वहां से वह पानी पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया होगा। दरिया शब्द का पहले भी मैंने आपको अर्थ बताया है। दरिया शब्द का अर्थ होता है नदी। ठीक है, तो अब क्या है, उस पहाड़ी नाले से वह पानी के साथ बहकर छोटी दरिया में आ गया होगा। वह छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। कि क्या किया, अब वह छोटे दरिया से, आपने देखा होगा पहाड़ों में जो नदियों का रुख होता है छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो मैदानी इलाके में आती है नदियां तो क्या होता है, उनका विशाल रूप हो जाता है। कि पहले वो छोटे दरिये में आया, फिर बड़े दरिये में, और दरिया उसके पेंदे में लुढ़कता रहा। पेंदे यानी तलहटी में, उसके जो सतह एक ऊपर पानी है, पानी के नीचे पानी के साथ बह रहा है, उसकी तलहटी में बह रहा है, उससे उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। इस तरह से वह क्या हो गया, कंकड़ बन गया, बिल्कुल छोटी पत्थर का बिल्कुल छोटा सा एक टुकड़ा बन गया जो तुम्हारे सामने उपस्थित है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गए। किसी वजह से, यानी कि वह किनारे के साथ आ गया होगा तो उसे नदी ने वहां पर छोड़ दिया। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। अगर नदी उसे और आगे ले जाती तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। अगर नदी उसे अपने साथ और आगे बहा कर ले जाती तो बालू यानी रेत, जर्रा यानी रेत का एक कण, कि अब वह इतना बहता, उसके साथ इतना घिस जाता तो वह रेत का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। आपने देखा होगा समुद्र पर, बीच पर जो देखा है, रेत बहुत अधिक होती है। या आप कहीं नदी में जाओगे ना तो किनारे पर बहुत सारी रेत लगी हुई होती है, तो वह उस बालू का हिस्सा बन जाता, उस रेत का हिस्सा बन जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, रेत का एक सुंदर किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। जिस पर क्या, अब तो नहीं खेलते शायद, लेकिन पहले क्या होता था, समय में कंप्यूटर्स, वीडियो गेम्स ये नहीं थे बच्चों के पास, तो वो रेत में ही ज्यादा खेलते थे। और कभी समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जाने का मौका मिल जाता था तो वो उस रेत में बालू के घरौंदे बनाते। बालू यानी रेत, घरौंदे घर, पैर डाल के उसमें घर बनाते थे। आप अपने पेरेंट्स से पूछना, उन्होंने अच्छे से बनाए होंगे कि बालू के घरौंदे में रेत के घर कैसे बनाए जाते हैं, और बच्चे वहां पर उस बालू के रेत में खेलते और अपने घर बनाते। अगर एक छोटा सा टुकड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो तुम्हारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। कि अगर एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है कि वह एक चट्टान का टुकड़ा था, फिर वह पानी के साथ लुढ़क कर क्या हुआ, एक छोटी नदी से बड़ी नदी में गया और फिर वह बहते बहते गोल और चमकीला हो गया। लेकिन अगर वह और बहता पानी के साथ तो क्या बन जाता, रेत का एक छोटा सा कण बन जाता। अगर इतनी बातें एक छोटा सा रोड़ा बता देता है, और तुम तो मसूरी में हो, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, अगर तुम उनके बारे में जानने की सोचोगी तो तुम सोच कर देखो कि वह तुम्हें कितना कुछ बता सकते हैं।
देखो बच्चों, इस बुक में भी लेखक के बारे में बताया हुआ है। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 को इनका जन्मदिन हुआ था और इसलिए 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं। 27 मई 1964 को इनका निधन हुआ। आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। कि जो इसने चिट्ठियां लिखी थी तब इंदिरा गांधी 10 वर्ष की थी और वह मसूरी में रह रही थी, तो तब उसने यह चिट्ठियां लिखी और उसे यह पता चला कि इस चिट्ठियों के माध्यम से बच्चे में कितनी सोचने की, समझने की उत्सुकता पैदा हो सकती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने में विशेष आनंद आता था। वे सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। संसार पुस्तक है। इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। साभार यानी आभार के साथ। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे हैं और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। बच्चों चलो हम प्रश्न उत्तर 2020 में डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न अभ्यास हम करेंगे। लेखक ने प्रकृति के अक्सर किन्हें कहा गया है? किन्हें कहा? पहाड़ों को, नदियों को, जंगलों को, पेड़ पौधों को। ये जो है हमारे घास के मैदान हैं, इनको पृथ्वी के प्रकृति के अक्सर कहा गया है। नंबर 2, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती अत्यंत गर्म थी और वहां पर तापमान अत्यधिक था। वहां पर कोई भी सजीव चीज नहीं रह सकती थी। दुनिया का हाल, पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? कुछ चीजों के नाम लिखो। दुनिया का पुराना हाल जानवरों की पुरानी हड्डियों से, पहाड़ों से, नदियों से, समुद्र से, सितारों से, झरनों से, इन सभी से पुराना हाल जाना जा सकता है। गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? कि आपने गोल और चमकीला रोड़ा देखा, वह अपनी क्या कहानी बताता है? गोल और चमकीला रोड़ा यह कहानी बताता है कि वह भी कभी क्या था, चट्टान का एक खुरदुरा टुकड़ा था और वह पानी के साथ बह गया और पानी के साथ बहते बहते वह गोल और चिकना हो गया। नेक्स्ट है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखिए। कि अगर हमने पढ़ा ना, गोल चमकीले रोड़े को क्या है, नदी ने वहीं पर छोड़ दिया। अगर वह उसे अपने साथ बहाकर ले जाती तो क्या होता? वह उसके साथ बहते बहते बालू का एक छोटा सा कण बन जाता और समुद्र के किनारे बच्चे उस पर क्या करते? बालू के घर बनाते। प्रश्न नंबर 6, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है, दुनिया कैसे शुरू हुई होगी? उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। नेहरू जी ने बताया है कि पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पहले पुरानी है। इस पर क्या है? पहले यहाँ का तापमान अत्यधिक गर्म था, कोई भी सजीव चीज वहां पर नहीं हुई और जैसे जैसे तापमान कम हुआ वैसे वैसे पहले वनस्पतियां पैदा हुई, फिर पशु पक्षी जानवर पैदा हुए और फिर मनुष्य का विकास हुआ। तो इस प्रकार से दुनिया शुरू हुई। बच्चों इस पाठ के माध्यम से हमने सीखा कि किस प्रकार दुनिया का प्रारंभ हुआ, मनुष्य का जन्म किस प्रकार से हुआ। अगर बच्चों आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन लगता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।